भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और कर्नाटक के प्रभारी भाई श्री ओम प्रकाश जी लुनावत, भारतीय जैन संगठन कर्नाटका राज्य के अध्यक्ष श्री महावीर जी पारेख, बैंगलोर रीजन के अध्यक्ष श्री सुरेश जी कानूंगा, सुरेश जी कानूंगा के लीडरशिप में एंटायर बैंगलोर रीजन की टीम, सभी चैप्टर्स जो बैंगलोर में बनाए गए हैं उन चैप्टर्स के अध्यक्ष और सभी चैप्टर्स के अध्यक्ष की संपूर्ण टीम, सभी विषय के प्रमुख सब्जेक्ट हेड्स ऑफ बैंगलोर और उपस्थित साथीगण, आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मित्रों, आज बहुत ही हर्ष है आप सबके साथ बात करने में, आप सबको भारतीय जैन संगठन का परिचय करा के देने में, आप सबको संस्था के कार्य, संस्था के कार्य के उद्देश्य, संस्था के कार्य की प्रणाली, ये सारी बातें से आपको अवगत कराने का आज यह आयोजन है। जैसे महावीर साहब ने अभी कहा, मैं भी इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि कर्नाटक में बैंगलोर रीजन की समस्त टीम इन प्लेस है, सुसज्ज है और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रादर कार्य आगे बढ़ चुका है और यह प्रसन्नता की बात है। अधिकांश साथी लोग यहां पर आज नए हैं, भारतीय जैन संगठन का नाम कई लोगों ने सुना है, कुछ काम भी मालूम है, लेकिन इन डेप्थ ये संस्था क्या है, ये इस 2 साल में हम पहली बार ही इस बात को आप सबके बीच में रखना चाहते हैं और फिर ये सारी बातें जानने और समझने के पश्चात अपन सब लोग मिलकर सामाजिक क्षेत्र के अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे। जिस संस्था में हम काम कर रहे हैं, उस संस्था के बारे में जानना, संस्था की कार्यप्रणाली को समझना, संस्था के बारे में अपडेट होना, यह नितांत आवश्यक है। मित्रों, भारतीय जैन संगठन इज ए प्योरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय जैन संगठन ये पूर्णतः एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक कार्य में संलग्न है। अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू कंट्री, इस बात पर फोकस रख के ये संस्था काम करती है। संस्था का उद्देश्य टू कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। टू कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट, कोई 1, 2, 4, 5, 10, 25 व्यक्ति नहीं,
अकेले शांतिलाल जी मुथा, अकेले राजेंद्र जी लूंकड़, अकेले महावीर जी पारेख, अकेले सुरेश जी कानूंगा, अकेले प्रफुल्ल जी पारक, अकेले ओम प्रकाश जी लुनावत, अकेले अकेले कुछ नहीं, कलेक्टिवली हम सब मिलकर, टू कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट, किस बात के लिए? टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे। और ये कैसे संभव होगा? थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के सर्वांगीण विकास से राष्ट्र का निर्माण हम सब मिलकर करें, यह भारतीय जैन संगठन का उद्देश्य है। हम जिस संस्था से संलग्न है मित्रों, उस संस्था का उद्देश्य हमको मालूम होना चाहिए, द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण का काम करेंगे, समाज के सर्वांगीण विकास के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि फंडामेंटल कॉज जो है वो समाज का सर्वांगीण विकास है। इस संस्था के माध्यम से हम समाज का सर्वांगीण विकास करेंगे। व्हाट इज समाज? किसको कहेंगे हम समाज? हर परिवार को जब जोड़ दें, सारे परिवारों को जब जोड़ दें तो समाज बनता है। इसका मतलब है कि समाज का सर्वांगीण विकास करना है तो परिवारों का विकास करना होगा। अगर हमने परिवार को डेवलप कर दिया तो ऑटोमेटिकली समाज डेवलप हो जाएगा, और समाज डेवलप, सारे समाज डेवलप हो जाएंगे तो नेचुरल है कि राष्ट्र निर्माण होगा। यही भूमिका भारतीय जैन संगठन की है। और इस भूमिका को अचीव करने के लिए भारतीय जैन संगठन के संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय शांतिलाल जी मुथा ने 1985 में इस संस्था की स्थापना की। आज जिसके आप और हम सदस्य हैं, इस संस्था की स्थापना 1985, 35 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 35 ईयर्स अगो इस संस्था की स्थापना हुई थी, सामाजिक काम करने के लिए। और ये उद्देश्य जो मैंने आपको बताया, और इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए तय किया गया कि हम 3 वर्टिकल पर काम करेंगे, 3 क्षेत्र में काम करेंगे। कौन कौन से क्षेत्र में काम करेंगे? एक, सामाजिक उत्थान, सोशल डेवलपमेंट। दूसरा, डिजास्टर रिस्पांस, आपदा प्रबंधन। और तीसरा, एजुकेशनल इनिशिएटिव, शैक्षणिक डेवलपमेंट। इस तरीके से 3 विषय पर हम काम करेंगे, और अपने सारे काम आप देखोगे तो इन 3 विषयों पर ही होने वाले हैं। हमारे जितने भी चैप्टर्स बने हुए हैं, चाहे वो बैंगलोर में बने हों, चाहे वो कर्नाटक के राज्य में बनेंगे, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स को 80% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अपने काम का जिम्मा जो है, वो सोशल डेवलपमेंट का है। 10% जिम्मेदारी आएगी डिजास्टर रिस्पॉन्स, और 10% जिम्मेदारी आएगी एजुकेशनल इनिशिएटिव में। मित्रों, मैं इस संस्था से 1993 में जुड़ा। मुझे भी इस संस्था से जुड़ने को 28 साल हो गए, और इन 28 सालों में काम करते हुए मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, और जो लोग मेरे से परिचित हैं, खास तौर से ओम प्रकाश जी लुनावत, जो पिछले 13-14 साल से मुझसे परिचित हैं, और भी जो लोग मेरे से परिचित हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि मैं केवल और केवल इसी एक संस्था के साथ में एसोसिएटेड हूं, जुड़ा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मित्रों, मेरी नजर में यह संस्था
इज डिफरेंट, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, ये अलग तरीके से काम करने वाली संस्था है, जेन्युइन काम करने वाली संस्था है, फंडामेंटल काम करने वाली संस्था है। आप जिस संस्था से जुड़े हो मैं उसके बारे में बता रहा हूं, ये जेन्युइन काम करने वाली संस्था है। केवल नाम के लिए, केवल फोटो के लिए, केवल प्रचार के लिए यहां पर स्कोप नहीं है, बहुत कम है। बहुत सारे लोग हमको पिछले 25 वर्षों से मैं सुनते आ रहा हूं, बहुत लोग बोलते हैं कि आप इतना काम करते हो, लेकिन आपके बारे में पब्लिसिटी नहीं होती, आपके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को, क्योंकि हम उसमें बिलीव नहीं करते, हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम विश्वास केवल काम में करते हैं। आपकी ये संस्था जेन्युइनली, ईमानदारी से, फंडामेंटल तरीके से, रिसर्च के आधार पर, रिपीट रिपीट करता हूं मैं, रिसर्च के आधार पर काम करने वाली संस्था है। सामाजिक संस्थाओं में रिसर्च के आधार पर काम करने वाली संस्थाएं बहुत गिनी चुनी मिलेगी, बहुत कम संस्थाएं हैं जो रिसर्च बेस्ड काम करती है। आपकी ये संस्था की एक खूबी और है कि हमने एक बार जो काम करना शुरू कर दिया उसको कंटिन्यूस करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप में परिवर्तन लाते रहते हैं। कंटिन्यूएशन काम करना, आप कल्पना करें, आदरणीय शांतिलाल जी मूथा के बारे में कल्पना करें। एक व्यक्ति 35 साल पहले संस्था शुरू करता है और 35 साल लगातार बिना किसी वाद विवाद के, बिना एक भी झंझट झगड़े के संस्था काम कर रही है। एक लीडरशिप के अंतर्गत संस्था काम कर रही है। इज इट नॉट ए सरप्राइजिंग थिंग? ये आश्चर्यचकित नहीं है? अरे हम अपना अपना खुद का कोई काम हम शुरू करते हैं, अपना व्यापार शुरू करते हैं, अपना कोई हॉबी शुरू करते हैं, अपनी खुद की पर्सनल संस्था शुरू करते हैं। कई लोग अपने पिताजी के नाम पे, दादाजी के नाम पे संस्था शुरू करते हैं। कितनी कंटिन्यूटी हम रख पाते हैं? ये संस्था 35 साल से कंटिन्यूस काम कर रही है, और जो काम कर रही है उसके स्वरूप को हम, जिस स्वरूप में हमने शुरू किया था काम, उसी स्वरूप में हम वो वाला काम कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि समय के बदलाव के साथ अपेक्षाएं और जरूरतें बदल जाती हैं। आज से 10 साल पहले जो काम करने का तरीका था, आज वो तरीका नहीं है। बदलाव के साथ ये संस्था का स्वरूप भी बदलता रहता है। मतलब आप सबको बताना चाहता हूं कि आपकी ये संस्था, भारतीय जैन संगठन, ये समय के अनुरूप चलने वाली संस्था है। और इस संस्था की जो लीडरशिप है, कमाल की, कमाल की। मुझे गर्व होता है, मुझे फक्र होता है कि मैं आदरणीय शांतिलाल जी मूथा का कार्यकर्ता हूं। और थोड़ी थोड़ी बातें आपको भी जब मालूम पड़ेगी, कार्य करने का तरीका जब मालूम पड़ेगा, तो आपको भी गर्व महसूस होगा, इसका मुझे पूरी गारंटी है। आपको भी फक्र महसूस होगा। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि कितना काम इस संस्था ने किया, जिस संस्था से आप एसोसिएटेड हो, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हो, बिल्कुल सही जगह दे रहे हो। कितना काम किया इस संस्था ने। मैं अगर डिजास्टर से बात शुरू करूं आपकी जानकारी के लिए, और जितने भी लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग मांग लेना कांति भाई से। एज ए लीडर ये सारी बातें आपके भी नॉलेज में रहनी चाहिए, और जब जहां मौका मिले आपको, जैसा प्रसंग आपको मिले, आपको ये सारी बातों का उल्लेख भारतीय जैन संगठन के लिए करते आना चाहिए। मैं डिजास्टर से अगर बात को शुरू करूं, तो इस संस्था की स्थापना, जैसे मैंने कहा, 1985 में हुई। मैरिज रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ हुई। लेकिन हम पहली बार डिजास्टर में काम करने के लिए
1992 में शुरू किया। 1992 में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिलों में अर्थक्वेक आया और 24 घंटे के अंदर मुथाजी और 800 कार्यकर्ताओं की टीम, 800 वॉलंटियर्स, विद इन 24 आवर्स हम लोग वहां साइट पर पहुंच गए। और साइट पे पहुंचने के बाद वहां पर हमने जो लोगों को अर्थक्वेक के वजह से नुकसान हुआ था, त्रासदी हुई थी, जान माल की हानि हो गई थी, उनको मदद करने का काम किया। बारिश का समय था, खूब बारिश हो रही थी उस समय। इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई थी, पूरे जिले के जिले में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा मित्रों, भारतीय जैन संगठन के संस्थापक आदरणीय शांतिलाल जी मुथा के विजन पर कि हम दो ट्रक भर के जनरेटर लेकर पहुंचे साइट पर, जनरेटर, और अपने जनरेटर से लाइट का इंतजाम उन 2 जिलों में किया गया। और हमारे लाइट में इवन प्रशासन ने भी काम किया। कितना विजनरी व्यक्तित्व है कि हम डिजास्टर में काम करने जा रहे हैं तो वहां की जरूरत क्या है इसको आइडेंटिफाई करके 24 घंटे में सुसज्ज वहां पहुंचना। और हमारी बिजली में, केवल बिजली के डिपार्टमेंट ने नहीं, पूरी सरकार ने हमारी बिजली में काम करना, क्योंकि डिजास्टर में तो 24 घंटे काम करना पड़ता है, रात और दिन। बिना लाइट के रात में काम कैसे करेंगे? और एक बात से आपको आश्चर्य होगा, कैसे कैसे काम भारतीय जन संगठन के कार्यकर्ताओं ने किए। जब डिजास्टर हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो कई मकाने गिर गए। कई मकानों के गिरने की वजह से कई सारे लोगों की मौत हो गई मकानों में दबकर। उन लाशों को बाहर निकालना घरों से और सामूहिक रूप से उनका दाह संस्कार करना, वहीं गिरे हुए मकानों के खिड़की दरवाजों की लकड़ियां निकालकर, ये वाला काम भी भारतीय जैन संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य काम करने वाली ये संस्था नहीं है मित्रों, आप जिससे जुड़ रहे हो। असामान्य काम। 30 दिन तक लोगों को भोजन की व्यवस्था की गई। 30,000 लोगों को रोज सुबह और शाम गरम भोजन परोसने का काम जैन समाज के नाम पे किया गया। और मित्रों, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उस समय हमारे कैंप पर विजिट किया। इंडिया आए थे वो अर्थक्वेक की त्रासदी देखने के लिए। और जब वो लातूर उस्मानाबाद के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के साथ, तो वो भारतीय जैन संगठन के कैंप पर आए और वहां पर उन्होंने खाना खाया। मैं विशेष रूप से बता रहा हूं आपको, और इसलिए बता रहा हूं कि जिस राष्ट्रपति का पीने का पानी भी अमेरिका से आता है साथ में, उस राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ के भोजन को देखकर वहां भोजन करने की इच्छा जाहिर की, खाना खाया। और खाना खाने के बाद में उनके उद्गार थे, जो कि पेपर कवरेज में डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है हमारे पास। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आई एम हैविंग फूड इन व्हाइट हाउस। और मित्रों, केवल हमने महीना भर वहां पर काम ही नहीं किया, लोगों को खाना बांटने का काम किया, दवाइयां देने का काम किया, खाना, पका हुआ खाने के अलावा अनाज बांटने का काम किया। जो जो जरूरत थी, बर्तन दिए, कपड़े दिए, जो जरूरत थी वो सारी जरूरतें दी गई। लेकिन मुथाजी के मन में तो कुछ और चल रहा था। उन्होंने सोचा कि ये सब काम तो टेम्पररी काम, एक बार हम यहां से निकलकर वापस अपने अपने घर चले गए तो फिर तो वापस दोबारा यहाँ कभी आएंगे भी नहीं, और फिर इन लोगों का हो क्या रहा है ये कभी देखेंगे भी नहीं। और इस तरीके से काम करके तो जो लोगों के अर्थक्वेक में त्रासदी हुई है वो लोगों को तो
हम एक्चुअल जो मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी मीटिंग चल रही थी जैसे अभी हमारी मीटिंग चल रही है, ऐसी वर्चुअल नहीं थी, फिजिकल मीटिंग थी। और उस फिजिकल मीटिंग में मुथा जी ने एक प्रस्ताव रखा कि जितने भी बच्चों के माता पिता या माता या पिता की अर्थक्वेक की वजह से डेथ हो गई होगी, वो सारे बच्चों को एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन के लिए हम अडॉप्ट करेंगे, इन सारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। मीटिंग में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि इतना पैसा कहां से आएगा, बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे ले जाने पड़ेंगे? और इन बच्चों को पढ़ाना मतलब एक साल नहीं पढ़ाना पड़ता है, फिफ्थ स्टैंडर्ड हॉस्टल शुरू करने के लिए फिफ्थ स्टैंडर्ड से ग्रेजुएट करना पड़ता है। ये 11 साल रखने पड़ेंगे बच्चों को अपने पास। और इन 11 सालों में इतने बच्चों का, जितने भी बच्चे जमा होंगे, इतने बच्चों का खर्च कहां से देंगे? मुझे बहुत डिस्टिंक्टली याद है मित्रों, मुथा जी के वो शब्द। उन्होंने कहा था कि अगर एक आध हजार बच्चे होते हैं तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर 6 करोड़ रुपए लगेंगे, 11 साल में 6 करोड़ रुपए लगेंगे अगर 1,000 बच्चे होते हैं। और मैंने मेरी पूरी प्रॉपर्टी गिन ली है जो 6 करोड़ से ज्यादा की है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। कहां पर ऐसे लीडर है मित्रों? मैं आपको लीडरशिप के बारे में बता रहा हूं। कहां ऐसे लीडर है मित्रों? कौन सी संस्था में ऐसे लीडर है बताइए, विचार करिए। सारी रिकॉर्डेड बात मैं बता रहा हूं आपको, और इसीलिए मैंने कहा कि ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं जिम्मेदार पदाधिकारी हूं संस्था का, एक वर्ड अतिशयोक्ति का नहीं बोलूंगा यहां पर, अदरवाइज भी नहीं बोलता हूं, जो लोग मुझे जानते हैं। और मित्रों, कार्यकर्ताओं ने सर्वे शुरू किया गांव 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 जाकर, और राइटिंग में जिन लोगों के सिंगल पेरेंट की डेथ हुई है, दूसरे पेरेंट ने लिख कर दिया कि हमारे बच्चे को आपके साथ देना चाहते हैं। जिनके दोनों पेरेंट की डेथ हो गई, उनके रिश्तेदारों ने, उनके गांव के सरपंच ने, मुखिया ने राइटिंग में लिख कर दिया कि हमारा बच्चा आपके साथ जाने को हम तैयार हैं, भेजने के लिए तैयार है, आप इसको पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद में वापस हमारे सुपुर्द कर देना। और मित्रों, ऐसे 1200 बच्चे, 1200 चिल्ड्रन की इंफॉर्मेशन हमारे पास जमा हुई। और आदरणीय मुथा जी अर्थक्वेक के 1 महीने के बाद 1200 बच्चों को लेकर हम पूना में आए, और पूना में इनके लिए स्कूल और कॉलेज की शुरुआत की। एक भी स्कूल पास में नहीं था, कॉलेज पास में नहीं था, इनके आने से स्कूल और कॉलेज की शुरुआत हुई। 1200 बच्चों को कहां रखे होंगे, इनकी स्कूल कहां बनी होगी? मुथा जी प्रोफेशन से बिल्डर हैं। एक नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग उनकी तैयार थी, और उस बिल्डिंग के फ्लैट देने बाकी थे, कस्टमर्स को हैंडओवर करना बाकी था। सारे बच्चों को उन फ्लैट में रख दिया, और नीचे दुकानें थी ग्राउंड फ्लोर पे, और सारी दुकानों के अंदर अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, आज बच्चे सारे आए और अगले दिन हमने स्कूल शुरू कर दी। और फिर बाद में अपना स्कूल बिल्डिंग बनाया, और फिर बच्चे उसमें शिफ्ट हुए वगैरह वगैरह। वो एक लंबी स्टोरी है, कभी उस पर बात करेंगे डिटेल में। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि 1200 बच्चों को एडॉप्ट करना, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी संभालना, उनका रहना, खाना, पीना, कपड़े लत्ते, पढ़ाई लिखाई, एवरीथिंग विदाउट एनी कॉस्ट टू देम। एक पैसे का उनके ऊपर खर्च नहीं, उस परिवार पे खर्च नहीं। और मित्रों, ये 1200 बच्चे 11 साल तक हमारे पास रहे, और धीरे 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 करके सारे बच्चे निकल गए। और जब ये बच्चे निकलते गए, जैसे हर साल क्या होता है कि 5वीं के बच्चे 6वीं में चलेगा, 6वीं का 7वीं में चला गया, तो 5वीं का 6वीं में, अपनी स्कूल 5वीं से है, 5वीं से लेकर कॉलेज तक, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों फील्ड के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कोर्स अवेलेबल है भारतीय जैन संगठन के पूना के कॉलेज में। तो मित्रों, बच्चे निकलते चले गए। उसके बाद में ये जब स्कूल खाली हो रही थी, जब 5वीं की बच्चे आगे चले गए, अगले साल फिर 5वीं के बच्चे आगे चले गए, तो हर साल महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी बच्चों को एजुकेशन देने के लिए
लाया गया। फिर वो वाले बच्चों की भी पढ़ाई होती चली गई। फिर पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में सुसाइड करने वाले फार्मर, जो किसान आत्महत्या करते हैं, उन आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों के बच्चों को लाया जाता है। अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इस साल निर्णय लिया गया है, अभी 2 दिन 3 दिन पहले हमारी ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग थी, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया और कल सवेरे 11:30 आदरणीय मुथाजी पूरे महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से बात करने वाले हैं जूम पर इस प्रोजेक्ट के लिए कि कोविड में महाराष्ट्र के जिन लोगों के परिवार के कर्ता की जान चली गई, वो लोगों को भी एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन के लिए अडॉप्ट करेंगे। एक डिजास्टर के बारे में मैंने काफी डिटेल में आपको बताया। आगे मैं आपको इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ टच बेस करके आगे बढ़ूंगा। आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि जिस संस्था से आप जुड़ रहे हो, वो संस्था कैसी है। बहुत सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। 1993 के अर्थक्वेक के बाद सन 2001 में 26 जनवरी 2001 को गुजरात में अर्थक्वेक हुआ, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, और हम वहां भी गए काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की टीम के साथ। भारतीय जैन संगठन वहां पहुंची। और मित्रों, मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, एक लाइन में बता रहा हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अर्थक्वेक में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मदद करने की, वो तो हर जगह किया अपन ने। खाना पीना देना, कपड़े लत्ते देना, बर्तन देना, पका हुआ खाना देना, कुछ दिन तक पका हुआ देने के बाद में कुछ दिन बाद पका हुआ खाना बंद करके अनाज वितरण करना, ये सब तो हमेशा करते रहे अपन। दवाइयां देना, लोगों को अस्पताल पहुंचाना, अस्पताल में एडमिट कराना, ये सब तो हमेशा ही करते रहे अपन। लेकिन मुख्य काम वहां जो किया गुजरात में, वो किया मात्र 90 दिन में, सिर्फ 3 महीने में, ओनली इन 90 डेज भारतीय जैन संगठन हैज कंस्ट्रक्टेड 368 स्कूल्स। 368 स्कूल का निर्माण सिर्फ 90 दिनों में करके भारतीय जैन संगठन ने ये सारे स्कूल गुजरात सरकार को हैंडओवर कर दिए, प्रशासन को दे दिए चलाने के लिए। क्योंकि जो स्कूल बिल्डिंगें गिरी थी, वो स्कूल बिल्डिंग सरकार की थी, और वहां पर टीचर सरकार के थे, वहां स्टूडेंट सरकार के थे। जो बचे हुए स्टूडेंट है, बचे हुए टीचर थे, वो आना चाहते थे स्कूल में, लेकिन स्कूल अवेलेबल नहीं थी, तो आते कहां। हमने वो काम करके दिया। और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से एक बात और बताना चाहता हूं, अंडरलाइन करके बताना चाहता हूं, हमारे लीडर के विजन को बताना चाहता हूं आपको। आप बात को समझें, सीरियस बात करने पर लोग। उस समय आदरणीय मुथाजी ने जितनी जगह हमने स्कूल बनाई, उन सारे स्कूल के प्रिंसिपल से, गांव के सरपंच से, गांव के मुखिया लोगों से, दो चार वहां के नामी लोगों से, सबसे एक एक पेपर, एक एक स्कूल के लिए एक एक पेपर बनाया, और उस पर हमने लिखा कि ये स्कूल हम आपको दे रहे हैं टेम्पररी बेसिस पर। जब आपको सरकार स्कूल पक्का स्कूल बना के दे, हम जो स्कूल बनाते हैं वो प्री फैब्रिकेटेड स्कूल बनाते हैं। जो मटेरियल होता है दीवालें वगैरह का, एस्बेस्टर शीट, 2 एस्बेस्टर शीट के बीच में सीमेंट, पोरस सीमेंट डाला रहता है, ऐसे पार्टिकल बोर्ड के साथ में स्कूल का निर्माण किया, जो कि स्पीड से काम होता है। एक दिन में एक स्कूल खड़ा करते थे हम शुरुआत में, और बाद में फिर इसकी स्पीड और बढ़ गई। तो गवर्नमेंट के साथ में, प्रिंसिपल के साथ में, सरपंच के साथ में एग्रीमेंट साइन किया कि हम ये जो स्कूल का स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जो है वो भारतीय जैन संगठन की है, और आपको जब पक्के स्कूल सरकार से बन के मिल जाएंगे, तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर हम चाहें तो हम यहां से ले जा सकेंगे। ऐसा एग्रीमेंट करके रख लिया। मुझे याद है बहुत अच्छी तरीके से, मैंने मुथाजी से पूछा था कि एक जगह पे लगा हुआ मटेरियल को निकालेंगे कब और क्यों और कहां ले जाएंगे इसको। तो मुथाजी ने कहा कहीं नहीं ले जाना अपने को,
लेकिन ये कागज साथ में रखने में क्या प्रॉब्लम, लिख के रखने में क्या प्रॉब्लम? कभी नहीं लेंगे हम, यहीं पड़े रहेगा, इन्हीं के काम आएगा। लेकिन लिखा लेने में क्या प्रॉब्लम? मैंने कहा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले बस इसीलिए लिखा रहे अपन। और हमने वो 368 स्कूल्स का निर्माण करके दे दिया सरकार को। कार्यक्रम जब हम हैंडओवर कर रहे थे, चाबियां 368 स्कूल की चाबियां जब मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को हैंडओवर कर रहे थे, तो उस कार्यक्रम में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आकर जैन समाज की खूब तारीफ की। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है मित्रों। 2001 2004 दिसंबर 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार में सुनामी आई। और सुना नहीं था ऐसी त्रासदी। सुनामी क्या होती है मालूम नहीं था। आज भी बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज सुनामी। समुद्र के अंदर अर्थक्वेक होता है और उससे जो लहरें उछलती है 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लहरें चली, 800 किलोमीटर पर आवर। और हाइट थी, लहर की हाइट थी, वेव्स की जो हाइट थी वो 20 फीट थी। दो माला की बिल्डिंग, 2 फ्लोर, आपके घर के 2 माले हैं, उतनी हाइट थी पानी की। और मार कैसी पड़ी सुनामी से कि पानी की लहरें जब बाहर निकली तो सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। लेकिन लहर आप कभी भी मार्क करना है, जो लोग समुद्र के किनारे घूमने गए हैं, लहर जैसे आती है ना वैसे वापस जाती है। लहर का 2 वे मूवमेंट होता है, आती भी है और वापस जाती भी है। तो जब लहर आई तो सब कुछ तहस नहस कर दिया, और जब रिटर्न हुई तो सब कुछ अपने अंदर समा लिया। मित्रों, आदरणीय मुथाजी के आदेश से मैं अंडमान निकोबार काम करने गया। गुजरात भी गया था, बट अंडमान निकोबार चूंकि काफी डिस्टेंस पे है और समुद्र क्रॉस करके जाना होता है, तो वहां पर भारतीय जैन संगठन को रिप्रेजेंट करते हुए मुथाजी के अलावा मैं अकेला कार्य करता था। और मुझे लगा था कि एक आध हफ्ते वहां जाना है, एक आध हफ्ते में वापस आने को मिल जाएगा। आपको शॉक लगेगा, मैं बताऊंगा कि 15 महीने बाद में वापस आया, आफ्टर 15 मंथ। और हम वहां क्या कर रहे थे? हमने इन 15 महीनों में अंडमान निकोबार के 38 अलग अलग टापू पर 12 स्कूल बिल्डिंग एंड 34 हॉस्पिटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया। ऐसे 46 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन मात्र 1 साल में किया और सरकार को हैंडओवर कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर कर दिया, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और मित्रों, ये वाला काम जिस दिन कर रहे थे, जिस दिन वो हैंडिंग ओवर सेरेमनी चल रही थी, आपको ये बात बताने की जरूरत महसूस मैं नहीं करता कि कितनी डिफिकल्टी रही होगी 38 टापू पे काम करना। किसी एक टापू पे काम चल रहा था और एक आरी टूट जाए, आरी, और वो नई आरी चाहिए तो उसके लिए वापस पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता था। और शिप 1 हफ्ते के बाद मिलेगी कि 2 हफ्ते के बाद मिलेगी मालूम नहीं था। इस तरीके की डिफिकल्ट सिचुएशन में काम किया। और प्रोजेक्ट जिस दिन हैंडओवर कर रहे थे, टेंथ टेंथ 8 अक्टूबर 2005, 8 अक्टूबर 2005 को ये प्रोजेक्ट पूरा हैंडओवर कर रहे थे हम अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। चेन्नई में प्रोग्राम किया था, हैंडिंग ओवर प्रोग्राम चेन्नई में किया था। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु चीफ गेस्ट थे, सुरजीत सिंह बरनाला। वो गवर्नर थे उस समय तमिलनाडु के। उनकी प्रेजेंस में ये हैंडिंग ओवर सेरेमनी की।
और मुझे अच्छी तरीके से याद है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे का कार्यक्रम था, और जिस समय ये कार्यक्रम चल रहा था हैंडिंग ओवर का, आदरणीय मुखर्जी के फोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया। वो स्टेज पे बैठे हुए थे, और स्टेज पे बैठे बैठे उन्होंने मैसेज पढ़ा, और जब वो हैंडिंग ओवर सेरेमनी में बोलने के लिए खड़े हुए, अपना वक्तव्य करने के लिए खड़े हुए, तो ये हैंडिंग ओवर के काम को बोलने के साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी अभी डायस पे बैठे बैठे मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, और उस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि इस समय अभी जब हम यहाँ बैठे हैं सब लोग, इस समय कश्मीर में अर्थक्वेक हो गया है। 8 अक्टूबर 2005 कश्मीर में अर्थक्वेक हुआ। एक एक हैंडिंग ओवर चल रही है और दूसरा काम हमारे लिए तैयार हो रहा था। हमारी जरूरत दूसरी जगह थी। और मित्रों, 15 दिन 20 दिन के बाद, अर्थक्वेक के, कश्मीर के अर्थक्वेक के 20 दिन के बाद, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का फोन आदरणीय मुखर्जी को आया, हमारे एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से। और उन्होंने, चेयरमैन साहब ने पूछा, मुखर्जी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके संस्था के बारे में मालूम पड़ा है, डिजास्टर में आपके काम के बारे में मालूम पड़ा है, किस स्पीड के साथ आप लोग काम करते हो वो मालूम पड़ा है, और हम एक गुजारिश करने के लिए, एक रिक्वेस्ट करने के लिए आपको फोन कर रहे हैं। कांति, चैट मत करो, मेरे को डिस्टर्ब होता है उससे। मेरा फोकस डाइवर्ट होता है। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे आपके काम के बारे में मालूम है, आपकी स्पीड के बारे में मालूम है, आपने जो जो काम अभी तक किया है, जिस बड़े स्केल पे आप काम करते हो वो मुझे मालूम है, और आपसे हमको एक रिक्वेस्ट करनी है कि कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर में भी श्रीनगर में नहीं, जम्मू में नहीं, कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल में, पाकिस्तान बॉर्डर पर, वो पूरा एरिया, वो पूरा इलाका अर्थक्वेक से दहल गया था। हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कह रहे थे फोन पर कि अर्थक्वेक से जितने लोगों की मौत हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर बचे हुए लोगों के सिर पे छत नहीं मिली, तो ये सारे बचे हुए लोगों की मौत बर्फ की वजह से हो जाएगी, ठंड की वजह से हो जाएगी। और ये जो बचे हुए लोग हैं, इनको इनको जिंदा रखना, इनको बचाना, ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है। और इतनी 1 महीने के अंदर मकान बनाकर देना रहने के लिए, छत बनाकर देना रहने के लिए, हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि आपकी संस्था ये काम कर सकती है। और मित्रों, उसी चालू टेलीफोन पर मैं मौजूद था मुथा जी के साथ में। उसी टेलीफोन के ऊपर मुथा जी ने एक्सेप्टेंस दिया कि हम आपका ये काम करेंगे। कैसे करेंगे? 1 महीने में कंस्ट्रक्शन करना, ऑफ कोर्स प्री फैब्रिकेटेड ही करते थे हम तो, लेकिन 1 महीने में कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल में, उन वादियों में जाकर, ठंड से सिहर जाती है, रूह तक कांप जाती है, ऐसी जगह पे जाके कैसे काम करेंगे? मगर जज्बा हमारे लीडर का, हिम्मत, मैंने हजारों लाखों लोगों के साथ में भेंट किया हूं आज तक, मगर मित्रों, हमारे लीडर की जैसी हिम्मत वाला व्यक्ति, कार्य करने की क्षमता लबालब भरी हुई है उस व्यक्तित्व में, मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। और मित्रों, उन्होंने उसी टेलीफोन पे कहा कि करेंगे, हम आपका काम एक्सेप्ट करते हैं, आपके चैलेंज को। और मित्रों, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमने गुजरात में जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उनको हमने लिख के मांगा था कि जरूरत पड़ी तो हम निकाल के ले जाएंगे, आपके परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो 2001 का वो अर्थक्वेक था, ये 2005 के अक्टूबर की बात थी। इन 5 सालों में
गुजरात सरकार ने वहां पर हमारे 368 स्कूल के हमने 1200 कमरे बनाए थे। 368 स्कूल में हमने 1200 कमरे बनाए थे। और इन 1200 कमरे के जगह पे 5 साल में गुजरात सरकार ने 870 कमरे परमानेंट बना दिए थे। 870, 870 रूम्स, स्कूल की क्लासरूम्स बन गए थे। और मित्रों, हम वो फाइल, हमारे कार्यकर्ता फाइल लेकर गुजरात गए, और गुजरात में हमने वो पर्टिकुलर लोकेशन पर जाकर कहाँ कहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर बन गए हैं, उनके प्रिंसिपल से, वहां के सरपंच से बात की, और हमने कहा कि ये स्ट्रक्चर हम जहां बन गए हैं, 870 कमरे बन गए थे, वो 870 कमरे का स्ट्रक्चर हमने उनकी परमिशन से खोला, निकाला, सारा मटेरियल गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर लेकर आए, भारत सरकार के साथ में बात की, भारत सरकार से मदद मांगी कि ये स्ट्रक्चर हमको कश्मीर पहुंचाने हैं, इसके लिए हमको ट्रेन का इंतजाम करके दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 3 कंप्लीट ट्रेन, 30 बोगी की, 30 बोगी की एक एक ट्रेन, ऐसी 3 ट्रेन, 90 बोगियां भारत सरकार ने भारतीय जन संगठन को अवेलेबल करके दी। और हमारी ट्रेनों में, ये वाली ट्रेनों, इन 3 ट्रेनों में ये सारा मटेरियल लोड करके गांधीनगर से जम्मू शिफ्ट करने का काम ट्रेन से किया गया। और जब एक ट्रेन वहां पहुंचती थी जम्मू, तब 400-500 ट्रक वहां पर कश्मीर, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के ट्रक अवेलेबल होते थे। ये सारा मटेरियल उन ट्रक्स में शिफ्ट करते थे, और वो ट्रक लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाता था, क्योंकि 1 महीने के बाद बर्फ गिरने वाली थी, और हाफ ऑफ दी कश्मीर वैली श्रीनगर से कट जाती है, वहां जाया नहीं जा सकता अनदर 5-6 महीने तक। वहां पर हमने जाकर ये ट्रक से माल डाला, और 1 महीने के अंदर 870 कमरे खड़े करके दिए, जिसमें 14,000 लोगों को शेल्टर दिया गया, मौत से बचाया गया 14,000 लोगों को। मैं खुद चीफ मिनिस्टर की, मुठाजी की, और चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद की मीटिंग में मैं खुद मौजूद था, ये कार्यक्रम में, जब हम उनको ये सारे स्ट्रक्चर्स हैंड ओवर कर रहे थे। और 2005 के गुजरात अर्थक्वेक के बाद 2008 में बिहार में बाढ़ आई, कोसी डैम टूट गया था। बिहार की बाढ़ में भारतीय जैन संगठन ने 60,000 से ज्यादा पेशेंट्स, लोगों को मेडिकल हेल्प पहुंचाने का काम किया। और फिर ये वाला सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और मित्रों, अभी अपन ने देखा कि कोविड में क्या काम किया। 20 लाख लोगों से ज्यादा, इंडिया में 20 लाख लोगों से ज्यादा को आइडेंटिफाई करना, उनको चेक करना, और उसमें से करीब 2 लाख लोग ऐसे निकले कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे, उनको समय से पहले आइडेंटिफाई करके हॉस्पिटल पहुंचाना, डॉक्टर एट डोर स्टेप के माध्यम से, मिशन जीरो के माध्यम से। और फिर अभी ऑक्सीजन की त्राही त्राही मच गई हमारे देश में, तब कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था करके देना, सरकारों को कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था करके देना। आपको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, पूरे बैंगलोर को, पूरे कर्नाटक को ये वाली बात मालूम है कि हम कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन का क्या काम कर रहे हैं, और ऑक्सीजन ऑन व्हील के माध्यम से काम करना। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा था डिजास्टर के माध्यम से, कि कहीं पर देखिए ऐसी लीडरशिप आपने, और ये सारे काम आप अपने नाम से लोगों के बीच में रख सकते हो कि हमारी संस्था ने ये काम किया। मैं जिस संस्था से जुड़ा हूं ना, मेरी संस्था, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस डिजास्टर में काम करने के लिए आए हैं तभी आप बोल सकते हैं। अरे, आप जिस संस्था से जुड़े उसका काम है, हम जिस परिवार में पैदा होते हैं वो परिवार में कोई काम पहले हमारे बुजुर्ग ने किया है, तो हमारी फैमिली का ये काम है, ऐसा हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपको ये अधिकार मिलता है इस संस्था से जुड़ने से, कि ये सारी बात आप अपने नाम के साथ में, आप अपने काम के साथ में पुटअप कर सकते हो कहीं पर भी ऑफिशियली। ऐसी विजनरी लीडरशिप हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा सीरियस काम अवेलेबल है, ऐसे स्केल के साथ काम करने वाली ये संस्था है। और आपको एक बात और कहना है मुझे, आज से 10 साल पहले तक
तो हमने किसी से पैसा भी नहीं मांगा कभी। हाँ, लोगों ने पैसा अपने आप लाके दिया, और वो भी सिर्फ डिजास्टर के लिए लाके दिया। बाकी जो संस्था जो सारी चलती है, रिसर्च आधारित काम हमारे जो चलते हैं, उसके लिए तो मुथा जी आज भी पैसे नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते। डिजास्टर में जरूर लेते हैं और एजुकेशनल इनिशिएटिव में पैसे लेते हैं। लेकिन हम जो भारतीय जैन संगठन का सोशल इनिशिएटिव चलाते हैं, जो हमारी सामाजिक दायित्व के काम हम करते हैं, जिसके बारे में अभी मैं 2 मिनट बाद बताने वाला हूं आपको, हम उसके लिए डोनेशन भी बाहर से नहीं लेते, अपने ही पैसों से ये सब काम करते हैं। लेकिन 10 साल पहले ये सारा काम, एक चीज मेरे को और बतानी है आपको, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और जानकर आपको खुशी भी होगी। एक काम अपन और करते हैं, मैं मुथा जी के विजनरी व्यक्तित्व के बारे में कह रहा था। 1990 में, 1990 में मुथा जी को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, औरंगाबाद शहर में एक प्लास्टिक सर्जरी कैंप में मुथा जी को चीफ गेस्ट बना के बुलाया गया। लॉयंस क्लब की तरफ से वो वाला कार्यक्रम हो रहा था प्लास्टिक सर्जरी का। जो ये जो होंठ कटे फटे होंठ होते हैं ना, ये कटे फटे होंठ को जोड़ने का, छोटे बच्चों के होंठ को अगर समय से जोड़ दें तो बड़ी उम्र में ये वाला निशान भी नहीं रहता, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर रिपेयर हो जाता है। वो वाला कैंप चल रहा था और मुथा जी चीफ गेस्ट थे, क्योंकि उस समय तक 85 में संस्था शुरू हुई, 90 तक, इन 5 सालों में महाराष्ट्र में मुथा जी का बहुत बड़ा नाम हो गया था, इसलिए उनको चीफ गेस्ट करके बुलाया गया। और उस चीफ गेस्ट का आप विचार करें, एक, हम भी कई कार्यक्रम, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं आप में से अधिकांश लोग कभी ना कभी किसी न किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बन के गए होंगे। मैं हमारे लीडर के विजन के बारे में कह रहा हूं। आदरणीय मुथा जी जब चीफ गेस्ट बनकर गए और वो वहां के कार्यक्रम को उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा ये सारा काम कौन करता है, तो पता चला कि देयर इज वन डॉक्टर दीक्षित, डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित, उनके लीडरशिप में प्लास्टिक सर्जरी का काम होता है। तो मुथा जी डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित से मिले और उनसे पूछा, डिटेल में उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मैं ओरिजिनली महाराष्ट्र का हूँ, पंढरपुर का, लेकिन कई सालों से मैं अमेरिका चला गया हूँ और अमेरिका में ही रहता हूँ। नाउ आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, और अमेरिका से हर साल मैं इंडिया आता हूँ, और ये लोग 2 4 5 जो कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उनके कैंप करता हूँ और वापस अमेरिका जाता हूँ। अपने खर्चे से आता हूँ, अपने खर्चे से जाता हूँ, यहाँ का लोकल खर्चा ये लोग करते हैं। मुथा जी ने कहा कि अगर हम भी कैंप ऑर्गेनाइज करें तो आप मदद करेंगे क्या? डॉक्टर दीक्षित ने कहा जरूर करेंगे, मेरा काम है मदद करना। और मित्रों, भारतीय जैन संगठन ने 1991 से, अगले साल से, 1991 से 2018 तक, 2018 तक हमने लगातार डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित के प्लास्टिक सर्जरी कैंप ऑर्गेनाइज किया। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि आज तक करीब 3 लाख से ज्यादा, मोर देन 3 lakhs प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को करके दिए। इसका पूरा रिकॉर्ड भारतीय जन संगठन के हेड ऑफिस में अवेलेबल। कितना विजनरी व्यक्तित्व, एक एक कार्यक्रम के सिर्फ चीफ गेस्ट बनने गए और वहां से वो एक धागा पकड़ा सेवा के काम का, और वो धागा निरंतर अभी 2018 तक, क्यों? क्योंकि बाद में, उसके बाद में पेंडेमिक लग गया और पेंडेमिक में सारे मूवमेंट खत्म हो गए, बाहर से आना जाना बंद हो गया, डॉक्टर आ नहीं रहे। डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित की डेथ हो गई 2012 या 2013 में। उसके बाद उनकी टीम आके काम कर रही है ये वाली, और ये पेंडेमिक से परिस्थिति सुधर जाएगी तो फिर से ये काम हम शुरू करेंगे। कितना काम, कितना क्वांटम डिजास्टर रिस्पॉन्स। मेरे को एक लाइन बोलनी है और मैं इसमें से बाहर निकलता हूं, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ चलता हूं। 9 भी बज गई है, कोशिश करेंगे कि 9:30 तक मेरी सारी बात खत्म कर दूं मैं। एक लाइन बोलता हूं और फिर बात आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, हम सारे लोग यहां जो उपस्थित हैं जैन समाज से हैं या जैन समाज को मानने वाले। और हमारे प्रभु भगवान महावीर का क्या मूल मंत्र है? एक तो मंत्र है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। और एक और क्या मंत्र है? जियो और जीने दो। ये जितने भी काम अभी तक मैंने आपको गिनाए, ये सारे काम में
अपने जीने के साथ साथ और लोगों को जीने देने के लिए सारी भूमिका अदा की गई। केवल महावीर जयंती के जुलूस में जियो और जीने दो, जियो और जीने दो के नारे लगाने से काम नहीं चलने वाला। काम तो काम करने से चलने वाला है। प्रभु ने जो बोला है उसके बोले के काम को अंजाम देना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, और यही भारतीय जैन संगठन करती रही है। और मैं अपने आप को भी, अपने परिवार को भी हमेशा जो कहता रहा हूं, आज आपसे भी कहता हूं, भारतीय जैन संगठन का काम करना मतलब प्रभु का काम करना है। यहाँ जो विषय हैं, ये विषय, ये मानवता के विषय हैं। ये विषय मंदिर में पूजा करने जैसे विषय हैं, और ये विषय में काम करने से पुण्य अर्जित होता है। ये मैं मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं मेरे परिवार को भी बोलता रहता हूं, और मैं आज आप सबको भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं। तो मित्रों, दूसरा विषय हमारा सोशल डेवलपमेंट, जिसके लिए हम सारे लोगों का 80% काम होने वाला है, हमारी जिम्मेदारी होने वाली है। और सोशल डेवलपमेंट में मैंने कहा कि हमारी भूमिका क्या है कि राष्ट्र निर्माण करना है तो समाज का उत्थान करना होगा, समाज का उत्थान करना है तो परिवार को डेवलप करना होगा, परिवार को मजबूत करना होगा। सुखी परिवार ही समृद्धि का आधार है। सुखी परिवार ही समृद्धि का आधार है। और परिवार सुखी कैसे होगा? जब परिवार में रहने वाले सारे लोगों के सारे काम, सारे लोगों के सारे काम ठीक तरीके से चलेंगे तो परिवार सुखी होगा। और इसके लिए भारतीय जैन संगठन ने रिसर्च आधारित, मैं फिर से कह रहा हूं, अंडरलाइन करके कह रहा हूं, रिसर्च आधारित हमने समाज की समस्या को अंडरस्टैंड किया, समाज की समस्या को समझने की कोशिश की, और उन समस्याओं को सिर्फ समझा ही नहीं, समझ के केवल उस पर भाषण नहीं दिए, समझकर उस पर इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन देने का काम किया, जो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किए जा सकते हो। कुछ सॉल्यूशन ऐसे रहते हैं इंप्लीमेंट नहीं होते। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये वाले लगते हैं कि सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, मगर करना चाहिए, करेगा कौन? भारतीय जैन संगठन ने हमेशा इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशन दिए। और इसके लिए आज यहाँ जितने भी हमारे सब्जेक्ट हेड बैठे हुए हैं, और जितने भी हमारे हर चैप्टर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, आपको जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो सारे सब्जेक्ट भारतीय जैन संगठन के सोशल डेवलपमेंट के काम है। हर घर में बच्चे हैं, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हमारे को उनकी शिक्षा पे ध्यान देना होगा। अगर शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी कंपटीशन नहीं कर पाएगी। बहुत बड़ी कंपटीशन है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक एक विषय, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं एक एक घंटा बोल सकता हूं। और अलग अलग सब्जेक्ट के लीडर्स लोगों से, अलग अलग सब्जेक्ट के हेड लोगों से मेरा निवेदन भी है कि आपके सब्जेक्ट की टीम के साथ में अगर आप चाहो तो मेरी एक मीटिंग रख सकते हो। आपके सब्जेक्ट की पूरी टीम के साथ मेरी एक मीटिंग रख सकते हो, जिसमें उस सब्जेक्ट को अपन डिटेल में बात करें। मगर अभी मैं सिर्फ बोलना चाहता हूं कि अगर ठीक एजुकेशन नहीं मिला, पिछले जमाने में हमारे बुजुर्ग लोग बिना एजुकेशन के भी उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया, मगर अब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन इज की टू सक्सेस। एजुकेशन ही सफलता की कुंजी है, और इसके लिए हमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। और हम अपने समाज के साथ साथ सभी समाज के बच्चों के लिए एजुकेशनल गाइडेंस का काम करेंगे, करियर गाइडेंस का काम करेंगे, और ये हमारा एक सब्जेक्ट है। हमारे पास बेंगलोर रीजन में करियर गाइडेंस की हेड हैं मधु जी गुलेछा, और उनकी लीडरशिप में सारे के सारे चैप्टर्स में एक एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर नॉमिनेटेड हैं। जिन चैप्टर के अभी भी टीम खड़ी नहीं हुई है, मैं फिर बता दूं, भारतीय जैन संगठन टाइम बाउंड काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म से काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन।
मैं यहाँ देख रहा था कि आप में से कुछ लोग 8 बजे की मीटिंग में 8 बज के 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट तक आते रहे। मैं 7:58 को आ गया था। जो लोगों ने 2018 का नेशनल कन्वेंशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो बैंगलोर में हुआ था, अगर उसको अटेंड किया होगा तो उनको मालूम है कि हमारे सारे के सारे कार्यक्रम 1 मिनट भी देर से शुरू नहीं होते हैं। धीरे धीरे ये वाली आदत हम सबको लगनी चाहिए, और ये वाली आदत, टाइम को फॉलो करने की आदत, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत काम आती है। तो मित्रों, करियर गाइडेंस के लिए पूरी टीम सुसज्ज है। बच्चे स्कूल छोड़ेंगे तो कॉलेज में आएंगे। 10th 12th के बाद क्या करना ये बताया जाता है करियर गाइडेंस में। फिर बच्चे कॉलेज में आते हैं। अभी लड़कियों ने कॉलेज में आना, लड़कियों ने युवा अवस्था में आना, 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड लड़की जब बड़ी होती है तो हम लोग चिंता करते हैं उसकी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि अगर हम अपने घर में बैठे हैं और घर में आग लग गई, हम जिस घर में बैठे हैं अभी और घर में आग लग गई, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम पानी का नल बंद नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के लिए नहीं दौड़ेंगे, हम गैस सिलेंडर बंद है कि नहीं है ये नहीं देखेंगे, हम बाहर भागेंगे। हम पहले अपने आप को बचाएंगे। एकदम से आग अगर भड़क गई हो तो हम बाहर भागेंगे। कोई तो भी हमारा हितैषी, कोई हमारा वेलविशर फायर ब्रिगेड को फोन करेगा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी घंटी बजाते हुए आएगी। जिसके घर में आग लगी उसने कभी फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, हमेशा कोई वेल विशर नहीं किया, क्योंकि उसके माइंड में ही नहीं आता कि मेरे को क्या करना है। वो तो अपनी जान बचाने के पीछे रहता है। घर में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी जान बचाने की चिंता में रहता है। और जब ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है घंटी बजाते हुए, उसमें से फायर फाइटर उतरते हैं और वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। उनको बताया जाए कि घर में एक लेडी अंदर रह गई है, 2 बच्चे अंदर रह गए, तो वो आग के अंदर चले जाते हैं और उनको बचा के बाहर लेकर आते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना। घर मेरा, मैं बाहर भाग रहा, और जिसका कोई लेना देना नहीं उस घर से, वो फायर फाइटर, वो अंदर आ रहे और बचाने का काम कर रहे हैं, आग बुझाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, आज के जमाने में हमारे परिवारों की बेटियां जो हैं, हमारे समाज की, हमारे देश की जो बेटियां हैं, ये वाली बेटियों के सामने भी ढेर सारी आग लगी हुई है जमाने की। ये वाली आग को बुझाने के लिए, ये वाली आग का सामना करने के लिए, ये वाली आग हमारी बेटियों को लगे नहीं, ये वाली आग हमारे बेटियों को तकलीफ न दे, इसके लिए बेटियों को सुसज्ज करने की जरूरत है। बेटियों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। माता पिता भी बेटियों को क्या बोलते हैं? ध्यान दे, अपने ऊपर ध्यान दे, ऐसा कर वैसा कर, ये नहीं करना वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, इससे बात नहीं करना उससे बात नहीं करना। ये सब बोलने से काम नहीं चलता। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। स्मार्ट गर्ल नाम के प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको आश्चर्य होगा, 5 लाख से ज्यादा बेटियों को इस देश में अभी तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहां पर इस सभा में स्मार्ट गर्ल प्रोजेक्ट के कर्नाटका की हेड और बहुत ही काबिले तारीफ व्यक्तित्व एसपी मालिनी जी पूरे कर्नाटक की बागडोर इस सब्जेक्ट के लिए संभाल रही हैं। और उनके साथ में एक और व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं, बड़े दिल से लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट पर, बड़े भोले और पूरी की पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। प्रकाश जी गोलेचा मैसूर से। ये दोनों लोगों की लीडरशिप में पूरे कर्नाटक में इस विषय पर काम चल रहा है। और पुष्पा जी तातेड़ के लीडरशिप में, सॉरी, मधु जी तातेड़ की लीडरशिप में, मधु जी तातेड़ की लीडरशिप में बैंगलोर में ये वाला काम शुरू हुआ है। हमने स्मार्ट गर्ल के लिए एक ही प्रोजेक्ट, एक ही सब्जेक्ट हेड बनाया था, लेकिन आज ही प्रकाश भैया और मालिनी जी का मेरे को फोन आया। उन्होंने सुरेश भाई से बात की, सुरेश भाई ने कहा प्रफुल्ल भाई से बात कर लो आप।
और उन्होंने मुझसे बात की और हमें 2 हेड बनाने हैं। एक हेड हम और इसका बनाएंगे। तो मधु जी तातेड़, ये तो स्मार्ट गर्ल के हमारी कम्युनिटी की जो बेटियां हैं उनके प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। और एक और जो स्मार्ट गर्ल का हेड बनाएंगे हम, वो जो स्कूल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बेटियों के लिए काम करेगी। हेड कौन होगा, क्या होगा, वो सुरेश भाई कानूंगा जी हमारे लीडर हैं, वो निर्णय करेंगे और 2-4 दिन में आपको बता देंगे। सारे लोगों को मैसेज के माध्यम से बता देंगे और किसी से बात करके वो ये वाली लीडरशिप तय कर देंगे। मेरा कहना यह है कि ये वाला गंभीर विषय, जिसके लिए केवल भारतीय जन संगठन काम नहीं कर रही, महाराष्ट्र सरकार ने हमारे साथ में एग्रीमेंट किया 5 साल पहले, और महाराष्ट्र सरकार का प्रोजेक्ट बनकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लाखों की तादाद में लड़कियों तक ये वाला प्रोजेक्ट गया। और इस तरीके से कर्नाटक में भी प्रकाश जी गोलछा ने कई बार ट्राई किया इंस्टीट्यूशनल टाइप के लिए, कॉलेजेस के साथ टाइप के लिए। ऐसा ही काम हम कर्नाटक में हमारी टीम ने करना चाहिए। अभी कॉलेज में आ गए, कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे पढ़ाई खत्म करके, फिर कौन सा काम हमारे जिम्मे में आता है? बच्चों की पढ़ाई हो गई, कॉलेज छोड़ दिया, फिर कौन सा काम आएगा? एक काम आएगा बिजनेस का, या तो बिजनेस करो, प्रोफेशन करो, कुछ तो भी करना है। और दूसरा काम आता है इनकी शादी करनी है। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, बिजनेस में लग गए, फिर क्या करेंगे? शादी करेंगे। ये दोनों काम आने वाले। तो बिजनेस के लिए भारतीय जन संगठन काम करती है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। समय के बदलाव के साथ में ढेर सारी तरीके बदल गए हैं। पहले कस्टमर पहले कस्टमर का इंतजार किया जाता था, हमारी पिछली पीढ़ियों तक, या शायद ये पीढ़ी तक, अभी जो यहाँ बैठे हुए हमारे सारे लीडर्स लोग, ये वाली पीढ़ी तक काम करने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट ये वाले विषय पर काम करने के लिए, अपने अपने व्यापार को काम करने के लिए हम कस्टमर के भरोसे रहते थे, काउंटर के पीछे खड़े रहते थे, और कस्टमर आता था तो उसके साथ में डील करते थे। तरीका बदल गया, जमाना बदल गया। अब तो बड़ी से बड़ी दुकान भी घर के अंदर आ गई है। बड़ी से बड़ी दुकान घर के अंदर आ गई है। अमेजॉन, आपकी अपनी दुकान, क्या एडवर्टीजमेंट टैग है उसका? अमेजॉन का एडवर्टीजमेंट टैग क्या है हमारे देश में? आपकी अपनी दुकान। कहां पर? आपके अपने घर के अंदर। इतना डिस्काउंट, उतना डिस्काउंट, उतना डिस्काउंट, उतना डिस्काउंट। ये वाली ई कॉमर्स साइट्स जो हैं, इनका दिवाली के दिन का, एक दिन का बिजनेस हमारे इंडिया के सारे बिजनेस, एक साल के बिजनेस के बराबर रहता है। एक दिन का बिजनेस इनका। आप सोचिए, ऐसे में व्यापार का क्या होगा? क्या हमारा जिस तरीके से व्यापार चलता आ रहा है, यही तरीके से हम चला सकते हैं क्या आगे? हमारे नए जनरेशन के बच्चे इस तरीके से व्यापार करेंगे क्या? हमारे नए जनरेशन के बच्चे हमारे व्यापार में आएंगे ही नहीं। बदलाव की जरूरत है, बदलाव की। और इसीलिए हमने एक थीम शुरू की बिजनेस डेवलपमेंट में, बदलोगे तो बढ़ोगे, बदलोगे तो बढ़ोगे। और सारा का सारा बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, उसको टेक्नोलॉजी पे कैसे शिफ्ट करना चाहिए, कैसे कोलेब्रेशन करना चाहिए, कैसे मर्जर करना चाहिए, कैसे एक्विजिशन करना चाहिए, कैसे आपने फंड रेज करना चाहिए, पैसा जनरेट करना चाहिए। आप अभी बैंक में लोन मांगने के लिए जाओगे ना, तो बैंक बोलती है कोलेटरल है क्या? हमारा एक मकान है, मकान हमने 2 करोड़ रुपए का मकान है, मकान दिया, 1 करोड़ रुपए लोन मिलता है। लेकिन अगर बिजनेस के लिए हमें लोन चाहिए और कोलेटरल नहीं रखना हो, तो तरीके क्या होते हैं? हम दुनिया में कहीं बाहर नहीं भी गए, तो भी बाहर के लोगों के साथ में, आउट ऑफ कंट्री के लोगों के साथ में हम कैसे टाई अप कर सकते हैं, कनेक्शन कैसे कर सकते हैं? मैं 1 मिनट मौका लेकर आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं। मौका है इसलिए बोलना चाह रहा हूं। आने वाले 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को दुबई
कन्वेंशन शुरू हो रहा है, दुबई फेयर। दुबई फेयर ये वर्ल्ड का ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट 6 महीने चलने वाला है। अक्टूबर में शुरू होकर मार्च 2022 को खत्म होगा। इन 6 महीनों में इन 6 महीनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करेंगे दुबई फेयर को। 5 करोड़ से ज्यादा लोग। इस समय दुबई की पॉपुलेशन 30 लाख है। अभी आज की तारीख में दुबई की पॉपुलेशन 30 लाख है। और ऐसा कहा जाता है कि मार्च 2022 जब ये फेयर खत्म होगा, दुबई फेयर खत्म होगा, उसके बाद में दुबई की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। एक कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। पूरे विश्व के लोग दुबई फेयर में या तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, शोकेश करने के लिए आएंगे, या परचेस करने के लिए आएंगे। मैं खुद अपनी पर्सनल प्रेजेंस में सारी तैयारियों के साथ, फिर से सुनना, मैं खुद अपनी प्रेजेंस में, मेरे पर्सनल साथ में रहते हुए, पूरी तैयारी के साथ, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ से ट्रैवल करेंगे, गाड़ी कहाँ मिलेगी, आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, इसकी पूरे प्लान के साथ मैं कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 टूर दुबई का इन 6 महीनों में करने वाला हूं, करवाने वाला हूं। अगर सुरेश भाई कानूंगा और महावीर जी पारेख ने चाहा तो हम एक्सक्लूसिव एक टूर सिर्फ बैंगलोर और सिर्फ कर्नाटक के लिए भी ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे मौके बार बार आते नहीं हैं। भारतीय जैन संगठन इस तरीके से ऐसे विषयों पर काम करती है, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए और अपने साथ साथ अन्य लोगों के डेवलपमेंट के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जैन समाज के लोग हमारे साथ चलें, बाकी लोग भी चलें, बाकी लोग भी ग्रो हों, क्योंकि राष्ट्र निर्माण भी तो हमारा सब्जेक्ट है ना। और अब व्यापार व्यापार अच्छा बन गया तो शादी करनी है। लड़का हो कि लड़की हो, सभी व्यापार करते हैं, अब तो सभी प्रोफेशन में लगे हुए हैं। और फिर शादी करनी है। शादी करना बहुत मुश्किल काम। शादी तय नहीं होती, कोई रिश्ते बताता नहीं, कोई किसी के रिश्ते के बीच में आता नहीं। अपने सगे रिश्तेदार को पूछो किसी रिश्ते के बारे में तो बोलता है वैसे तो सब बढ़िया, लेकिन तुम देख लो। तो फिर क्या पूछा था हमने, और जवाब क्या आया फिर, हाथ क्या लगा, कुछ नहीं। ऐसे समय में पिछले 35 साल से, फ्रॉम लास्ट 35 years कंटिन्यूअसली, बिना नागा, भारतीय जैन संगठन हमारे समाज में लोगों को रिश्ते बताने का काम कर रही है, रिश्ते तय करवा के देने का काम कर रही है। रिश्ते हम बताएंगे तो ही तो तय होंगे। शादी ऑर्गेनाइज नहीं करते हम रिश्ते तय करवाने में मदद करते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। ये वाला सब्जेक्ट बैंगलोर में पुष्पा जी लूंकड़ के लीडरशिप में ऑर्गेनाइज होने वाला है 2 साल। पहला प्रोग्राम अभी 15 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर हर चैप्टर में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस सब्जेक्ट का होगा। अलग से डिटेल में उस विषय के ऊपर अलग से बात करेंगे। अभी इन जनरल समझने की जरूरत इतनी है कि मैरिज सब्जेक्ट के ऊपर भारतीय जैन संगठन ये वाला काम करता है। ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी शादी हो गई, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लोगों की शादी होती नहीं है जल्दी से। परिवार कितना ही नामी क्यों नहीं हो, कितना ही समृद्ध क्यों नहीं, बड़े से बड़े परिवार के घर में रिश्ता बताने वाले लोग नहीं है। अब हो गई शादी, तो जितना मुश्किल शादी होना है, उससे ज्यादा मुश्किल है आज के जमाने में शादी को टिका के रखना। पहले ऐसा कहा जाता था कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। और मैं अपने कई लेक्चर्स में हंसी मजाक में कहता हूं कि एक जन्म ठीक से निभ जाए तो बड़ी बात है।
बहुत मुश्किल की बात है। आज से 20 साल पहले हमारे समाज में डाइवोर्स नहीं होते थे, और होते थे तो बहुत ही क्षणिक मात्रा में होते थे, और वो भी जबान के ऊपर उसका डाइवोर्स हो गया ये बोलने में जबान हिचकिचाती थी, लड़खड़ाती थी जबान। आज आज कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डाइवोर्स हो गया, उसका डाइवोर्स हो गया, अरे मालूम क्या, उसका डाइवोर्स हो गया, अरे वो घर चली गई, अरे वो घर वापस आ गई। शादी को 25 साल हुए हैं, उसका डाइवोर्स मैंने देखा है। शादी को 10 साल हुए, उसका डाइवोर्स देखा है। शादी को 1 साल हुआ, उसका डाइवोर्स देखा है। 6 महीने हुए, उसका डाइवोर्स देखा है। 1 महीना हुआ, उसका डाइवोर्स देखा है। आपको आश्चर्य होगा, शादी को 1 दिन हुआ और मैंने उसका डाइवोर्स देखा है। ये बहुत गंभीर बात है, समाज में नासूर की तरफ फैल रहा है। कैसे समृद्ध होगा समाज, कैसे मजबूत होगा समाज, कैसे खुशहाल रहेगा समाज? और समाज ही खुशहाल नहीं रहेगा तो देश निर्माण कैसे करेंगे? और इसके लिए मित्रों, रिसर्च के आधार पर भारतीय जैन संगठन ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, हैप्पी कपल हैप्पी होम, एम्पावरमेंट ऑफ कपल नाम से कार्यक्रम। और ये एम्पावरमेंट ऑफ कपल नाम का जो कार्यक्रम है, ये रानमल जी गोलेच्छा के लीडरशिप में बैंगलोर में ये काम चलने वाला है। और आप सभी चैप्टर में एक एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस विषय का होने वाला है। इस विषय की बाकी डिटेल जानकारी मैं ये विषय की जब टीम के साथ मीटिंग करूंगा, अगर हुई तो उस पर बात करें। आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आपको ब्रॉड जानकारी आज देना चाहता हूं। अभी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। जैन समाज में लोगों ने पैसा कमा लिया है, लेकिन आज भी हमारी पर्सनालिटी जैसी होनी चाहिए आज के जमाने की, हमारे मैनर्स, हमारे एटिकेट्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बोलने का तरीका, हमारा समझाना, हमारा वक्तव्य, इन सब की जरूरत है समाज में। और इसके लिए भारतीय जन संगठन ने एक विषय पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी अपने हाथ में लिया है। और हम हर चैप्टर यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हमारे बैंगलोर के कांति, हु इज द लीडर? मुकेश भंडारी सर। मुकेश जी भंडारी। मैंने उनको 2 बार बोलते हुए सुना है मीटिंग में, जब मैं बैंगलोर में प्रेजेंट था उस समय, पिछले करीब 15-20 दिन, महीना भर पहले। वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है। और हम सारे लोगों ने इस बात का लाभ लेना चाहिए कि हम हमारे समाज में यंग लीडर्स तैयार करें। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, हमारे समाज में यंग लीडर्स तैयार करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हर हर चैप्टर में इसका एक व्यक्ति है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में। और मुकेश भंडारी जी बैंगलोर रीजन के हमारे हेड हैं इस सब्जेक्ट के। समाज में लीडर तैयार करने की योजना है। सिर्फ हम ही करें काम, ऐसा सोचने वाली संस्था नहीं है ये। भारतीय जैन संगठन में रिटायरमेंट प्लान बनता है। हम कब रिटायर होंगे इसका प्लान रहता है। हम बाजू सरकेंगे, नए लोग सामने आएंगे। और मित्रों, भारतीय जैन संगठन ने एक और विषय हाथ में लिया गंभीर डिटेल स्टडी के साथ। 2014 में जनवरी 2014 गोल्डन अक्षरों से लिखा जाने वाला एक अध्याय शुरू हुआ जैन समाज में। भारत सरकार ने जैन समाज को 27 जनवरी 2014 को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। वी गॉट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी। इसकी लड़ाई चल रही थी 50 साल से ज्यादा समय से। कई संस्थाएं और कई हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे मोर देन 50 इयर्स कि हमें माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ आवर थिन पॉपुलेशन। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन था ये।
जो 2014 में इस तरीके के घटनाक्रम बैठे, और आदरणीय शांतिलाल जी मुथा के पर्सनल प्रयास ये सारे लीडर्स के साथ में कई सालों से चल रहे थे। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए LM सिंघवी की लीडरशिप में उनके पास गए थे मिलने के लिए, सुरेश दादा जैन के साथ में। और 2014 में कपिल सिब्बल जी, जो हमारे देश के लॉ मिनिस्टर थे, जो मुथा जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे, मुथा जी ने उनको सारा ब्रीफ किया, एक्सप्लेन किया कि ये टाइम है कि अभी आपने जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित करनी चाहिए। और उन्होंने सोनिया गांधी जी से बात की, और सारी सारी वो कहते हैं ना कि शिद्दत से जिसको चाहते हैं ना, तो पूरी कयानात लग जाती है उसको हासिल करवाने के लिए। और 27 जनवरी 2014 को जैन समाज को माइनॉरिटी का दर्जा मिला। और मित्रों, माइनॉरिटी का दर्जा मिलना यानी क्या, माइनॉरिटी के अधिकार क्या, माइनॉरिटी के बेनिफिट्स क्या, कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये सारे विषय की मैं एक लाइन कह रहा हूं, और फिर से कह रहा हूं कि जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन सारे विषयों की जितनी गंभीर और डिटेल्ड जानकारी भारतीय जैन संगठन के पास रिसर्च आधारित है, शायद और किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और ये वाले सब्जेक्ट के हमारे लीडर दीपक धोखा जी बैंगलोर को लीड कर रहे हैं, और हर टीम में एक एक प्रोजेक्ट हेड होंगे। इस तरीके से हमारा सोशल विंग काम करेगा। और डिजास्टर विंग को हम लीड कर रहे हैं बैंगलोर में कमलेश भंडारी जी, और कमलेश भंडारी जी के लीडरशिप में सारा डिजास्टर का काम अभी भी जो चल रहा है वो इन्हीं के लीडरशिप में चल रहा है, और ये 2 साल तक इन्हीं की लीडरशिप में चलेगा। और हर चैप्टर पर एक एक व्यक्ति डिजास्टर रिस्पॉन्स, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक हेड प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में है। इस तरीके से ये सारा काम। और मात्र 2-3 मिनट में आपको बताऊं कि आप इस संस्था से जुड़े हो, ऐसे और कई लोग जुड़े हैं। कौन कौन लोग जुड़े हैं इस संस्था से? वर्ल्ड बैंक इस संस्था के साथ पार्टनर है। वर्ल्ड बैंक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस संस्था के साथ पार्टनर है। टाटा ट्रस्ट इस संस्था के साथ पार्टनर है। मिलेना एंड बिल गेट फाउंडेशन इस संस्था के साथ पार्टनर है। इन्फोसिस इस संस्था के साथ पार्टनर है। और ऐसे ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बड़े बड़े 10-5 नाम है मैंने आपको बताया, ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी राज्य सरकारें, कई सारी राज्य सरकारें। महाराष्ट्र सरकार काम हमारे साथ करती है, गोवा सरकार हमारे साथ काम करती है, कर्नाटका सरकार हमारे साथ काम करती है। अभी आप में से कई लोगों ने देखा कि मुथा जी उस दिन कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलने आए थे, एक हफ्ता भी नहीं हुआ उस बात को, और आप लोग पर्सनली मुथा जी से मिले हो यहाँ पर बैंगलोर में। मध्य प्रदेश सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने सिक्किम सरकार के साथ काम किया, सिक्किम गवर्नमेंट के साथ, मेघालय गवर्नमेंट के साथ काम किया, कितनी सारी गवर्नमेंट्स के साथ काम किया। एक ऐसी संस्था, एक जैन समाज की एक ऐसी संस्था जिसके साथ दुनिया भर के कॉर्पोरेट हाउस एसोसिएट होते हैं, जिसके साथ अपने देश की कई राज्य सरकारें काम करती है, जिसके साथ में हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार नीति आयोग के माध्यम से एसोसिएटेड है, काम कर रही है हमारे साथ। गर्व का विषय है कि नहीं मित्रों? और इसीलिए सारे लोगों से मैंने कहा था 9 बजे, मैंने कहा था 30 मिनट में अपनी बात और खत्म करूंगा, 1 मिनट और बचा है मेरे पास। इसलिए मित्रों, मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जिस पद पर आए हो भारतीय जैन संगठन में, भगवान आपको प्रेरणा दे, और मैं खूब शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं आपको अपने काम के लिए, आपके काम के माध्यम से परिवारों को मजबूत करने के लिए, आपके काम के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए, और आपके काम के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए। और ये सारा काम, फिर कहना चाहता हूं कि पुण्य का काम है, प्रभु का काम। जय जिनेन्द्र।